हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेन द डे में। शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान जनरल स्टडीज क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूपीएससी के लिए जो हम इस वक्त बैच 2 को स्टार्ट कर रहे हैं उसमें लाना चाहता हूं। आपके पास बहुत कम टाइम है मेंस और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको एक होलिस्टिक सोर्स, सिंगल सोर्स अगर चाहिए कंटेंट, वीडियो सॉल्यूशंस और साथ ही साथ प्रीलिम्स के रेफरेंस मटेरियल का, तो आप इस क्यूआईपी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ये कोर्स आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, क्योंकि ये आपके सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट नहीं, सभी मेंस प्लस प्रीलिम्स के एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, जिसमें मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भी कवर किए जाएंगे। तो इस कोर्स के बारे में और जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हमारी ईमेल आईडी पे हमें संपर्क करें, और अगर आपको 10% डिस्काउंट इस पे चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हैं RAINA रहना, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आइए डिस्कस करते हैं GS2 का मेंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल है, मियर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग डज नॉट इंश्योर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज। एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल लिख लेने से ही कोई कमीशन या कोई संस्था सही तरीके से काम करे, इफेक्टिवली काम करे, एफिशिएंटली काम करे, ये ज़रूरी नहीं है। और ये हमने किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है? कॉन्टेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की फंक्शनिंग को लेके। अब यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके पास बहुत ही आसान तरीका है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि ये वही पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह देने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो संस्थाएं हैं वो अच्छे से चलेंगी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से शुरू करते हुए कहेंगे कि आर्टिकल 338 और 338A, दीज आर द प्रोविजंस जिसके अंडर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन दोनों को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग के बेनिफिट्स बताएंगे पहले आप, मतलब आप पहले ये देखेंगे कि मियर कॉन्स्टिट्यूशनलाइजिंग पूछा है तो किसी भी संस्था का संवैधानिक संस्था होना, उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर अगर वो मेंशन्ड है तो इसका मतलब वो सब हेरार्की में काफ़ी ऊपर एक संस्था रहेगी। मान लीजिए अगर हम किसी लॉ के द्वारा, किसी कानून के द्वारा कोई संस्था बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने RTI एक्ट के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जैसी संस्थाएं बनाई। अब ये जो संस्थाएं होंगी या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, अगर हम हेरार्किकल बात करें तो वो हेरार्किकली लोअर डाउन द ऑर्डर होंगी एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सिमिलरली अगर हम जुडिशरी की भी बात करें तो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड होती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनली अपनी पावर डिराइव करती हैं, उन अथॉरिटीज़ को सबसे ज़्यादा सशक्त माना जाता है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन में होने का ये मतलब है कि आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होगा कि फलाना ऑर्गेनाइजेशन जो बन रही है उसका मैंडेट क्या है, यानी वो किस पर्पस से बन रही है, और अगर वो अपना मैंडेट पूरा नहीं करती है देन दैट विल बिकम अ कॉज ऑफ क्वेश्चनिंग। आप आर्टिकल 32 के अंदर मैंडेमस डाल सकते हो इसमें, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई ड्यूटी दी है वो नहीं कर रहे हो तो भी मैंडेमस डाल सकते हो, कानून के अंदर कोई ड्यूटी दी है वो नहीं कर रहे हो तो भी मैंडेमस डाल सकते हो। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ये फ़र्क है कि संवैधानिक ड्यूटी सबसे सर्वप्रथम है, यानी सबसे ऊपर है, तो वो चीज़ जो है मैटर करती है यहाँ पे। So constitutionality reflecting the construction, practices, principles, values of the constitution। तो इसके प्रति अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो तो इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी या आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटेबिलिटी फिर तो किसी भी लायक नहीं। दैट हैज़ द एसेंस। सेकेंड एसेंस इज कि कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जानी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा जाता है। और कई बार इन रिपोर्ट्स के ऊपर जब डिबेट्स, डिस्कशन और स्क्रूटनी होती है तो उससे कई नए पहलू, कई नई इंफॉर्मेशन और कई नई पॉलिसी भी इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के लोगों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो NC/SC SC यहाँ पे है और NC/ST यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ध्यान देना है। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का फ़ायदा ये है कि इनकी रिपोर्ट को मैंडेट किया जाता है कि वो पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत की जाएगी, और उसके ऊपर जब डिबेट, डिस्कशन, स्क्रूटनी होती है दैट कुड बेनिफिट द SC/ST कम्युनिटी, जो लॉ मेकर्स हैं उसकी मदद कर सकते हैं। अब इनकी इवैल्यूएशन अगर हम करें तो हम ये देखते हैं कि काफ़ी सारे इश्यूज इस कमीशंस ने लिए हैं। इन्होंने एजुकेशन डेवलपमेंट को लेके, एट्रोसिटीज़ की कंप्लेंट्स को लेके, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ SC/ST सेल्स इन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ये कुछ इनकी सक्सेस भी रही है।
लेकिन साथ ही साथ इनका जो काम रहा है वो थोड़ा सा नॉमिनल रहा है। नॉमिनल मतलब कि उनका जो ग्राउंड रियलिटीज़ है मे बी उतना वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं। अभी भी SC/ST कम्युनिटीज़ के साथ काफ़ी सारे ऐसे क्राइम्स कमिट होते हैं जिसकी वजह से उनका जो सोशल जस्टिस सिस्टम है या लीगल जस्टिस सिस्टम है उसके ऊपर से विश्वास हट जाता है। दैट इज़ वाई द नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि मेजॉरिटी वर्क जो है इन कमीशंस का वो प्रमोशन, डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट को देखना, कंडक्ट ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, ट्रांसफर्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। लेकिन बिकॉज अल्टीमेटली विल डिस्कस दैट दे आर रिकमेंडेटरी बॉडीज, क्योंकि इनके पास कोई सख्त पावर्स नहीं है कोई कार्रवाई करने के, इसलिए अपनी फंक्शनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं शायद। और क्योंकि इनका ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट नहीं है, विलेजेस टाउन्स वगैरह से ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, इस वजह से ये अपना काम जो है वो नीडी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी तक नहीं पहुंचा पाए हैं। NC/SC और NC/ST में जो इश्यूज हैं वो हमें यहाँ पे बताने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ अपॉइंटमेंट्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अपॉइंटमेंट्स के लिए जो इनके मेंबर्स और चेयरपर्सन के क्राइटेरिया दिए गए हैं वो आर्बिट्ररली की जाती हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए कोई खास क्राइटेरिया इसमें डिलिनेट नहीं किया गया है। दूसरा, कमीशंस की खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कमी है, इनकी खुद की इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ नहीं है, इनको डेपुटेशन पे स्टाफ से इन्वेस्टिगेशन करवाना पड़ता है, इनके फंक्शंस के हिसाब से जो इनका स्टाफिंग है वो कम देखी गई है, पाई गई है। साथ ही साथ इनके कामकाज में डिले और पेंडेंसी देखने को पाया गया है। सो देयर इज ऑफ्टन अ डिले इन कंडक्टिंग इंक्वायरीज। इनफैक्ट RTI क्वेरी एक कहती है कि 22,000 कंप्लेंट्स अभी भी NC/SC और NC/ST के खिलाफ पेंडिंग चल रही। तो ये अगर इनको कंप्लेंट आप करते भी हैं तो ये कार्रवाई करेंगे और कितनी देर में करेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। लैक ऑफ एम्पावरमेंट। नाउ NC/ST वाज सीन टू बी पावरलेस ऑन न्यूमरस इंस्टेंसेस, जहां पे हम देखते हैं कि ट्राइबल राइट्स के साथ खिलवाड़ किया गया या ट्राइबल राइट्स डेंजर में रहे। फॉर एग्जाम्पल, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दी थी कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी का बंदा ट्राइबल राइट्स फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के अंडर अपनी जो राइट्स है, अपने जो क्लेम्स हैं उनको प्रूव नहीं कर पाता है, उनको अविक्ट कर देना चाहिए। तो उस केस में इन्होंने, इनका जो रोल था वो प्रोटेक्टिव नहीं था, बस रिस्पॉन्सिव था। डोंगरिया कोंड कम्युनिटी का एविक्शन का केस जो देखा गया उसके अंदर भी ये पाया गया कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, जहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ को या तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वाले एरिया से निकाल दिया जाता है या कमर्शियल एरिया से निकाल दिया जाता है, या वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, वहाँ पे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को फंक्शन करते हुए नहीं देख पाते हैं। वो कोई वहाँ पे टेंजिबल रोल नहीं प्ले कर पाता है। नेक्स्ट आता है आउटकम ओरिएंटेशन। कमीशंस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इनका काम थोड़ा ढीला रहा है। कैसे? वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NC/ST इज प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कल्चर, ठीक है, लेकिन पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 250 ट्राइबल लैंग्वेज, जनजातियों की भाषाएं डिसअपियर हो चुकी हैं, एक्सटिंक्शन हो चुकी है उन लैंग्वेजेस की। तो ये जो ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व करने का, कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है लैंग्वेज, और अगर ये ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये अपना फंक्शन, अपना रोल पूरी तरह नहीं निभा पा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, और कोई भी सजेशन NC/SC या ST का हो वो रिकमेंडेटरी नेचर होता है, और कमीशंस उनको एनफोर्स नहीं कर सकते। ये इंक्वायरीज तो कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन ये पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ सज़ा रिकमेंड कर सकते हैं या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रिकमेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि XYZ बंदे के खिलाफ इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप FIR दर्ज कर दीजिए, बस। उससे ज़्यादा ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे ज़्यादा पावर तो लोकसभा के स्पीकर के पास होती है, जो किसी भी बंदे को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के लिए अरेस्ट भी करवा सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि NC/SC और ST बना तो दिए हैं, लेकिन क्या उनको उतनी पावर्स दी हैं जो उनके फंक्शनिंग के लिए मदद करें? शायद नहीं। पार्लियामेंट्री डिसेंटरेडनेस, पार्लियामेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है इनकी रिपोर्ट्स में। तो ना तो रिपोर्ट एनुअली टेबल होती है, और अगर एनुअली टेबल नहीं भी होती है तो भी पूछ नहीं रहा है क्यों नहीं हुई। सो रिपोर्ट्स आर नॉट टाइमली टेबल्ड इन द पार्लियामेंट आफ्टर सबमिशन, एंड देयर इज सेल्डम टाइमली एंड डिस्कशन। तो डिस्कशन जब बड़े बड़े बिल्स, बड़े बड़े कानूनों के ऊपर
ऊपर नहीं हो रहा है तो फिर इस NCSC NCST की जो रिपोर्ट आती है डोली, उसके ऊपर कैसे होगा, ये देखने वाली बात है। अब NCSC और NCST इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स हमको लाने चाहिए, क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है, इसके लिए आप इसमें इलैबोरेट ये चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये बताओगे कि NCSC NCST को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के अलावा भी काम जो वो कर रहे हैं उसके लिए पावर्स देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रियल एम्पावरमेंट, सो कमीशन मस्ट बी एम्पावर्ड टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन, दे मस्ट हैव द पावर टू पेनलाइज। सेकेंडली, जो क्राइटेरिया है इनके अंदर अपॉइंटमेंट करने का, उस क्राइटेरिया को एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करें और एक इंडिपेंडेंट बोर्ड को ये फैसला सौंप दे कि इनके मेंबर्स कौन रहेंगे। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी, देखो जो भी हमने कमियां या खामियां हाईलाइट की, पॉइंट आउट की, उसको ठीक करते हुए आप बता दोगे, बस वही आपका वे फॉरवर्ड या रिफॉर्म्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बताओगे कि स्ट्रेंथ ऑफ द कमीशन, कैपेसिटी ऑफ द कमीशन, ये ध्यान में रख के बढ़ानी पड़ेगी कि भारत की तकरीबन 25% जनता जो है उसको ये केटर करता है। सो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीजनल बेंचेस, लोकल ऑफिसेस, ताकि वो ग्रास रूट लेवल की कंप्लेंट्स को ध्यान से सुन सके। मान लीजिए किसी रिमोट किसी गांव के अंदर झारखंड में किसी एक ट्राइबल कम्युनिटी के साथ या किसी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ कुछ गलत होता है, उसके लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट होते हैं, तो वो कहाँ से जाएगा कंप्लेंट करने के लिए? NCSC NCST के दफ्तर। उसके पास एक लोकली अवेलेबल कंप्लेंट या ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होना चाहिए। साथ ही साथ पार्लियामेंट को भी इसके अंदर एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। सो देयर शुड बी अ फिक्स्ड टाइम पीरियड फॉर डिस्कशन ऑफ द रिपोर्ट एंड गवर्नमेंट हैज टू गिव assurances ऑन करेक्टिव एक्शंस दैट नीड टू बी टेकन इन लाइट ऑफ recommendations given by the commissions in their reports। तो आफ्टर 75 ईयर्स हम जब देखते हैं 75 साल आज़ादी के ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, हमने रिसेंटली बनाए भी हैं, उसके बाद भी हम न्यूज़पेपर में, मीडिया में और आसपास के डिस्कोर्स में SC/ST कम्युनिटीज़ के खिलाफ होते हुए इंसिडेंट्स, होते हुए एट्रोसिटीज़ और उनकी नॉन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कई एरियाज़ में, कई फील्ड्स में। इसीलिए इस चीज़ के अंदर हमें सुधार लाना पड़ेगा और सुधार लाने के लिए हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको ये मैंडेट दिया गया था कि वो इंश्योर करेंगे SC/ST कम्युनिटी की वेलफेयर को। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस आंसर को कंक्लूड कर देना है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ बॉडीज के बारे में जो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस पे सवाल पूछा था वही चीज अप्लाई कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर भी। इसी तरीके से अगर आप आंसर्स लिख रहे हैं लेकिन उसको 20 क्वेश्चंस पर 3 आवर्स के रेट पे नहीं लिख रहे हैं तो उस प्रैक्टिस का कोई फायदा एंड में आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए इट इज हाई टाइम कि आप टेस्ट्स लिखें और उसके लिए पर्याप्त टेस्ट सीरीज हम लेके आए हैं यूपीएससी की मेंस टेस्ट सीरीज 2024, जहां पे आपको 12 जीएस जनरल स्टडीज के टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट अलोंग विद द एंड में 4 फुल लेंथ टेस्ट, जिसके थ्रू आप अपनी पेस के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से उसे अलाइन कर सकते हो और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद उनका एक सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। सेक्शनल टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो 3 घंटे का नहीं होगा। सेक्शनल टेस्ट का मतलब है कि वो सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। तो 5 ऐसे टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो यू इन टोटलिटी यू आर गेटिंग 17 टेस्ट एट जस्ट 7,999 और इसमें भी आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जिसके थ्रू, किसके थ्रू? कोड यूज करेंगे RAINA। साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज में सिर्फ मॉडल आंसर ही नहीं, टेस्ट के हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।